नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में अब मतदान की तारीख बहुत करीब आ चुकी है। अब करीब-करीब 24 घंटे के भीतर ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब वो वक्त है जब हमने जमीन पर जो देखा, आंखों देखी जो स्थिति है जमीन की, वो आप तक ले आएँ। यानी किस सीट पर हमने क्या देखा? करीब-करीब 12-13 दिन मैं खुद हरियाणा के अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग विधानसभाओं में जो देखा हूँ, जो अपने साथी पत्रकारों के साथ अनुभव मैंने साझा किए, जो कुछ मेरे वरिष्ठ, कुछ मेरे अनुज और कुछ मेरे मित्र पत्रकार, उनके साथ मैं हरियाणा की ग्राउंड रियलिटी जो समझा हूँ, वो अब आप तक पहुँचाने का वक़्त है। ये पहुँचाने का जो सिलसिला है, इसको हम 3 पार्ट में आप तक लेके आएँगे क्योंकि 90 सीट, एक-एक सीट की चर्चा करेंगे। 90 सीटों की चर्चा होगी, वक़्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसलिए हमने इसको शॉर्ट में 1 विधानसभा सीट 1 मिनट, 1 मिनट के भीतर एक विधानसभा सीट के हालात को समझेंगे कि आज क्या हालात हैं वहाँ पर, कौन मजबूत नज़र आ रहा है। फिलहाल हम अभी जिन जिलों की सीटों की बात करेंगे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत। हम इतने जिलों की पार्ट 1 में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 पत्रकार जुड़ चुके हैं, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। हमारे साथ बलवंत तक्षक जी हैं, जिनको मैं जब भी आते हैं, मैं कहता हूँ कि हरियाणा की पत्रकारिता के जो स्तंभ हैं, उनमें से एक हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। हमारे साथ नीरज मोहन जुड़े हुए थे, कंट्रोल रूम देखिए ज़रा अगर नीरज मोहन डिस्कनेक्ट हो गए हों, तो उनको जोड़िए, फटाफट जोड़िए। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और पत्रकार साथी भी जुड़ सकते हैं क्योंकि सभी इस समय चुनावी मैदान में हैं, फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या है ज़मीन पर। इसलिए सभी फील्ड में हैं तो नेटवर्क का इश्यू कई बार होता है और स्टूडियो में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नेटवर्क की वजह से। तो हम शुरू करते हैं लेकिन कंट्रोल रूम आप नीरज मोहन को जोड़िए और अभी भटनागर जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आ सकते हैं तो उनको जोड़िए। जो-जो लोग नेटवर्क में आते जाएँगे वो जुड़ते जाएँगे। नहीं तो पूरे हरियाणा की नब्ज को समझने वाले बलवंत तक्षक साहब तो हमारे साथ हैं ही। शुरुआत सीधा करते हैं बिना वक़्त गँवाए पंचकूला से। सर 1-1 मिनट में पंचकूला, कालका और पंचकूला ज़रा दोनों सीटों पर आज की तारीख में कौन ऊपर, कौन नीचे, क्या है स्थिति? ज़रा बताएँ आप। चित्रांशु जी, मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस का पलड़ा भारी है और पंचकुला में 2 ही लोगों के बीच में मुकाबला है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं चंद्रमोहन और विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। पिछले 2 चुनाव से गुप्ता जी जीत रहे हैं, भाजपा की 2 बार से सरकार बन रही है। इस बार मुकाबला बहुत कांटे का है और कांटे के मुकाबले में मुझे लगता है कि चंद्रमोहन का पलड़ा इस सीट पर भारी रह सकता है पंचकुला, क्योंकि पहले भी वो 3-4 बार विधायक यहाँ से रहे। बीच में आपको ध्यान होगा कि हुड्डा साहब की सरकार के दौरान एक इस तरह की घटना घटी थी कि चंद्रमोहन जी ने धर्म बदल कर शादी कर ली थी और उसके बाद वो संकट में आ गए थे और चुनाव हार गए। एक बार तो उनको टिकट नहीं मिली, दूसरी बार पिछले चुनाव में वो थोड़े वोटों से आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है, वो उनके खिलाफ काम करेगी गुप्ता जी के और चंद्रमोहन के जीतने की संभावनाएं मुझे ज्यादा लगती है। दूसरी कालका की जो सीट है, वहाँ जो हमारे जो राज्यसभा के सदस्य हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा जी, जिनके पिताजी केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और हरियाणा सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उन कार्तिकेय जी की माँ शक्ति रानी शर्मा जी जो अम्बाला से नगर निगम की मेयर रही हैं, उनको टिकट मिला है। पिछले चुनाव में लतिका शर्मा हार गई थी, इसलिए उन भाजपा ने उनकी टिकट काट के शक्ति रानी शर्मा जी को टिकट दी है और उनका मुकाबला प्रदीप चौधरी से है। प्रदीप चौधरी गुर्जर समुदाय से आते हैं और पहले भी वो चुनाव जीते हैं, उससे पहले वो इनेलो में होते थे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहे और हरको बैंक के चेयरमैन भी रहे। अभी चुनाव में गोली चल गई थी, एक ड्राइवर के हाथ में लगी है और जख्मी हुआ था, तो बताया गया कि गैंगस्टरों का उसमें हाथ था। तो प्रदीप चौधरी मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई जान तो किसी की भी नहीं जानी चाहिए, चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए कि जिसने गोली चलाई वो गिरफ्तार किया जाए और चुनाव के मौके पर कानून व्यवस्था और थोड़ी सख्त होनी चाहिए ताकि कोई भी उम्मीदवार
आसानी से लोगों तक पहुंच बना सके। तो यहाँ भी मुकाबला चित्रांशी जी, प्रदीप चौधरी और शक्ति रानी शर्मा जी में है और दोनों ही अपनी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। एक तरफ बड़ा राजनीतिक घराना है, एक तरफ गुर्जर समुदाय के जो प्रदीप चौधरी हैं, तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई वहाँ कांटे की है। कौन जीतेगा, कौन नहीं, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जब किसी पार्टी की अगर हवा होती है, चित्रांशी जी, एक लाइन की बात है, जब किसी पार्टी के पक्ष में हवा हो, तो उसके उम्मीदवारों की जीतने की संभावना ज़्यादा है। जीतने की संभावना बढ़ जाती है हवा हो तो। और मेरे पास जो मैं गया था, वहाँ पर मुलाकात भी हुई हमारे नीरज जी से, तो हम तो यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला सब गए, तो मेरे पास भी ये ग्राउंड में जो बताया तक्षक जी ने, वही रिपोर्ट है। कालका में भी एज प्रदीप चौधरी को है और पंचकुला में चंद्रमोहन को एज है। हालाँकि कालका की बात करें तो शक्ति रानी शर्मा, विनोद शर्मा के राजनीतिक स्टाइल को पूरा हरियाणा जानता है। कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, हर सरकार में, हालाँकि इस बार शायद हुड्डा जी कह रहे हैं, कहीं खबर मिलती है ऐसी कि इस बार दूरी बरकरार रखेंगे। पिछली बार शायद उनकी वजह से बड़ी फजीहत हुई थी, कई सवाल खड़े हुए थे। अब हम अम्बाला पर आएँगे फिर तक्षक जी के पास, लेकिन कुरुक्षेत्र चलते हैं, जरा नीरज जी को भी चर्चा में ले आएँ। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में नीरज भाई, थानेसर, पेहोवा, गोहला, अ, ये क्या है इन सीटों का हाल? लाडवा, जी, जी। शाहाबाद। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे जोड़ने के लिए। इसमें कुरुक्षेत्र जो जीटी रोड बेल्ट की हब माना जाता है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे कल ही राहुल गांधी मतलब करके परसों यहाँ पे करके गए हैं, अपना जो यात्रा शुरुआत की थी उन्होंने नारायणगढ़ से, तो वो कुरुक्षेत्र में ही खत्म हुई है। तो यहाँ पे देखिए, पिछली बार अगर हम थानेसर की बात करें, थानेसर कंस्टिट्यूएंसी में पिछली बार भी बहुत टफ फाइट हुई थी अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा के बीच। तो इस बार वो 800-900 वोट का मेरे ख्याल मार्जिन था पिछली बार उनका, और वो इस बार भी सीट बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि सुभाष सुधा के लिए उतना आसान है जीत पाना। और हालांकि वो मंत्री भी बाद में बन गए थे, वहाँ पे पंजाबी वोट का एक डोमिनेंस रहता है, लेकिन अशोक अरोड़ा का भी पंजाबी होना एक उनके लिए फायदे की चीज है, और वहाँ थोड़ा सा ब्राह्मण इन्फ्लुएंस भी है, और उस वजह से वहाँ से डीडी शर्मा अब चले गए हैं। वो टिकट मांग रहे थे पहले, तो उनको अम्बाला सॉरी पेवा भेजा है बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पे, तो वो कहीं गड़बड़ ना कर दें, ये भी एक कारण हो सकता था। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पे ब्राह्मणों को अगर डीडी शर्मा सही से मैसेज नहीं देंगे तो शायद वहाँ पे नुकसान हो सकता है सुबह सुबह। और उसके बाद आप लाडवा का तो अब एक तो काफी फेमस हो गया है ये कंस्टिट्यूएंसी, और वहाँ का हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो राहुल गांधी की यात्रा के बाद थोड़ा सा फर्क यहाँ जरूर पड़ेगा। हालांकि कल हेमा मालिनी को बुलाया गया है यहाँ पे रोड शो के लिए, नायब सैनी की वाइफ भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो वो अगर इस तरह के एफर्ट्स बीजेपी इतना स्ट्रांगली कर रही है, अब मोदी के बाद अमित शाह भी आए हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी आई है, और अब हेमा मालिनी जी को बुलाया जा रहा है, तो बहुत बुरी तरह ये सीट फंसी हुई है मैं कहता हूँ। और यहाँ कास्ट इक्वेशन सारा खेल बिगाड़ रही है। यहाँ बराबर बराबर हो गए हैं सैनी और जाट कम्युनिटी, और हालांकि कुछ खबरें आ रही हैं कि सैनी वोट में भी डेंट लगा रहा है जो मेवा सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो वो बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है नायब सैनी जी के लिए, क्योंकि ये एमपी यहाँ पे रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों का थोड़ा सा इनकी तरफ यही है कि भाई 4.5 साल आपने यहाँ उस तरह से अपनी प्रेजेंस नहीं रखी है। इनको शायद पता भी नहीं होगा कि मुझे लाडवा से असेंबली लड़ना पड़ेगा, तो इसलिए कोई इस तरह की तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो अचानक आए हैं। तो वो एक थोड़ा सा लोगों में एंगर तो है, क्योंकि यहाँ इशू बहुत सारे हैं। यहाँ बाईपास नहीं बना है, बहुत लंबी मांग है, सारा दिन रोड जाम रहता है, मंडी यहाँ बहुत बड़ी है, अनाज नहीं बिक रहा है किसानों का। तो ये अभी हाल फिलहाल के इशू हैं, ऐसा नहीं पुराने हैं। आज भी दिक्कत है मंडियों में, अनाज आज भी नहीं बिक रहा है। तो ये सब चीजें बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि नुकसानदेह हो सकती हैं। उधर अगर हम बात करें शाहबाद की, शाहबाद में रामकरण काला हो गए, और वो बीजेपी के नए कैंडिडेट वहां पे कल थाना को लेके आई है, तो वहां भी कुछ ऐसी ज्यादा सी बढ़िया स्थिति मुझे नहीं लगती है बीजेपी की। और थोड़ा सा
ये लगा लो आपकी जीटी रोड बेल्ट में अगर डेंट लग रहा है तो ये एक बहुत बड़ी सेटबैक है। बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग थी जीटी रोड और अहिरवाल रीजन में। यहाँ पे थोड़ा नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा मेरे हिसाब से। यानी आप 4 सीटें ये जो बताया लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पेहोवा, इसमें पेहवा लाडवा में कांटे का मुकाबला है और बाकी तीनों पर कांग्रेस को एज है। कांग्रेस को एज है और क्योंकि पेहवा में थोड़ा-सा हम दोबारा से कह सकते हैं कि फाइट वहाँ पे फाइट बैक कर सकते हैं अगर ये दीदी शर्मा वहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी का काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। अगर वो पूरा इन पे आ जाता है और दूसरा कोई क्योंकि वहाँ से ना किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी अपनी पार्टी से और अभी उनके समर्थन में कुछ किसान नेता भी आए हैं। राजेवाल साहब ने भी अपील की है परसों। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो थोड़ा-सा कांग्रेस को नुकसान कर सकती हैं, जो एंटी बीजेपी वोट अगर डिवाइड होता है तो गुरनाम सलूनी के आने की वजह से, लेकिन उतना सा इम्पैक्ट ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। इसलिए थोड़ा-सा लग रहा है कि शायद मनदीप चट्ठा वहाँ पे थोड़े आगे मुझे लगता है। थोड़े आगे हैं। अब मेरे पास जो मैं जो वहाँ पर भटका हूँ, उसमें जो मैं समझ पाया तो मेरे पास जो नोट है उसमें लाडवा में कांटे का मुकाबला बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर भी मैं गया था तो कुछ जो आपने कहा कि सैनी मतदाताओं में भी सेंध, मुझे कुछ सैनी मतदाताओं के बीच से प्रभावी लोग मिले, उन्होंने कहा 20% सैनी मेवा सिंह के साथ जा रहे हैं और अगर ये होता है तो मेवा सिंह भारी पड़ जाएंगे। शाहबाद में कांग्रेस, थानेसर और पेहोवा इन दोनों में कांग्रेस को एज है, यानी यहाँ पर खाता खुल जाए तो बड़ी बात होगी। आते हैं बलवंत तक्षक साहब के पास अंबाला। सर, अंबाला बड़ा महत्वपूर्ण है और शैलजा और हुड्डा इन दोनों का हाथ भी मिलवा दिया था राहुल गांधी ने 2 दिन पहले। तो क्या अंबाला क्षेत्र रहा है? शैलजा भी रही हैं वहां से, सांसद रही हैं। अंबाला में आज के हालात क्या बता रहे हैं? नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी और मुलाना। मैं तो चित्रांशी जी आपको ये कहूंगा कि उत्तर हरियाणा भाजपा का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है, लेकिन अब जो हालात हैं इस समय वो बदले हुए हैं। कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नारायणगढ़ में बुलाया, जहां से पहली बार विधायक बने थे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी साहब इस बार लाडवा चले गए और राहुल गांधी की यात्रा जहां नारायणगढ़ से शुरू हुई उनके पहली कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो जाके लाडवा में शाम को खत्म हुई और वहां एक रैली का आयोजन किया गया। कई बार चित्रांशी जी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बहुत कुछ पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊं कि जब लोग ये कहने लगे कि चौधरी मेवा सिंह ने बड़े काम किए और नायब सैनी ने कुछ नहीं काम किए, हमारे बाईपास नहीं बनवाया, जब एमपी थे कुरुक्षेत्र से तो कभी लाडवा की उन्होंने सुध नहीं ली, अब आके खड़े हो गए हैं तो ठीक है। हमें जब चौधरी मेवा सिंह कोई कहने लगे ना तो समझ लो मतदाता के मन में उसके प्रति ज्यादा सम्मान है। अब किसी भी इलाके को बड़ा बड़ा चीफ मिनिस्टर मिल जाए तो मतदाता को तो यही कहना चाहिए कि नायब सिंह सैनी साहब का कोई मुकाबला नहीं है, हमारे इलाके के चीफ मिनिस्टर हैं, हम उनको चुन के विधानसभा में भेजेंगे। अगर मतदाता ये बातें करता है तो समझ में आता है कि नायब सिंह सैनी साहब मजबूत स्थिति में है। लेकिन आपने भी जितने लोगों से बात की होगी तो उन्होंने कहा चौधरी मेवा सिंह ने बड़े काम किए। आप बताइए अपोजिशन में रहते हुए कोई विधायक सरकार से कैसे काम करवा सकता है? और अगर वो नहीं करवा पाया तो उसके प्रति नाराजगी भी नहीं होती कि भाई अपोजिशन का विधायक था, उसकी नहीं चली होगी। लेकिन इस चुनाव में अगर नायब सिंह सैनी साहब के मुकाबले में भी मेवा सिंह को बताएं, ये भी बड़ी बात। और लोग तो कह रहे हैं उन्होंने बड़े काम किए और नायब सिंह आ गए हैं, अचानक आ गए हैं, लाडवा में कोई काम नहीं किया एमपी रहते हुए। हमने एक बाईपास की मांग की थी, ना खट्टर साहब ने पूरी की, ना नायब सिंह सैनी साहब ने पूरी की। तो ये एक आपने जो एक बार कहा था चावल का एक दाना देख लेते हैं, उसी से पता लग जाता है पक गया नहीं पका। पूरी पूरी हांडी को टटोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी मैं कुरुक्षेत्र की आपको ये बताऊं कि पिछली बार थोड़े से वोटों से हार गए थे अशोक अरोड़ा साहब। अब कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है तो अशोक अरोड़ा 4 बार चुनाव जीते वहां से। पिछले चुनाव में थोड़े वोटों से हारे थे, इस बार बहुत ज्यादा वोटों से जीते। अशोक अरोड़ा की जीत थानेसर कॉन्स्टिट्यूंसी से निश्चित है। मैं उनके साथ जब वो प्रचार कर रहे थे, मैंने लोगों का जो रुख था
वो देखा था। और जो राहुल गांधी की जो रैली थी वो भी कामयाब रैली थी। कुरुक्षेत्र की तुलना, मोदी साहब की तुलना में राहुल गांधी की रैली में ज्यादा उत्साह था। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो भावनाएं हैं उनसे भी कुछ चीजों का पता लगता है। अंबाला में सबसे सुरक्षित सीट जो है वो गब्बर की है, अनिल विज साहब की है। वो 6 बार लगातार जीते हैं, लेकिन उनके साथ लगातार पार्टी ने ज्यादती की। नायब सिंह सैनी साहब कभी उनके टाइम में जिला अध्यक्ष होते थे भाजपा के, और विज साहब ने कभी उनको कोई महत्व नहीं दिया। ये खट्टर साहब की मेहरबानी से खुद हटे तो उनको चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। लेकिन फिर भी विज साहब से जब ये कहा गया कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ, तो उनको लगता है कि नायब सिंह सैनी की नेतृत्व में मंत्रिमंडल में शामिल होना उनकी छवि के खिलाफ होगा। उन्होंने इनकार कर दिया। मैं चित्रांशु जी एक और आपको बात बताता हूँ। खट्टर साहब और अनिल विज साहब जब वो इस्तीफा देने गए थे मुख्यमंत्री पद से, दोनों एक ही गाड़ी में थे और हाँ। उन्होंने बताया था कि मैं आज इस्तीफा देने जा रहा हूँ। तो दोनों राजभवन गए, खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया और शाम को जब विधायक दल की बैठक थी, तब तक विज साहब के मन में एक भाव था कि हमने जेजेपी को बाहर करना है और मुख्यमंत्री फिर से ओथ जो है खट्टर साहब ही लेंगे। लेकिन जब खट्टर साहब ने विज साहब से कहा कि आप नायब सिंह सैनी साहब के नाम का प्रस्ताव रखिए, तो विज साहब गुस्से में हो गए, नाराज हो गए, मीटिंग छोड़ के बाहर आ गए। यानी कि उनका ये मानना था कि मैं खट्टर साहब के साथ सारे दिन से हूँ, उनकी गाड़ी में हूँ। वो इस्तीफा दे रहे हैं, नए नेता का चुनाव होना है, लेकिन मुझे अपने साथ रख के भी अंधेरे में रख रहे हैं। अगर उनको पता होता है कि नायब सिंह सैनी साहब के नाम का प्रस्ताव करवाया जाएगा, तो हो सकता है वो बैठक में भी ना जाते और मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हुए और बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं अनिल विज साहब। तो जब नई सरकार बनी, तो पहले खट्टर साहब उनके घर गए, फिर नायब सिंह सैनी साहब उनके घर गए, फिर पार्टी के अध्यक्ष उनके घर गए, लेकिन वो अपने ही तरीके में, अपनी तरंग में रहते हैं। 6 बार जीते हैं। पिछले चुनाव में जो कुमारी शैलजा ने जो टिकट दिला दी थी वेणु मैडम को, उनको 8,000 वोट आए, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी छोड़ के निर्मल सिंह और उनकी बेटी कांग्रेस में आए हैं तो उनको टिकट मिलेगी। शैलजा मैडम ने उनकी फिर टिकट कटवा दी और इस टिकट कटवाने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि लड़ाई चित्रा सरवारा और अनिल विज साहब के साथ ही है। अनिल साहब राजनीतिक अनुभवी आदमी है और लगातार चुनाव जीतते रहे। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई गांव भी नहीं आते अंबाला छावनी में, तो उन टक्कर अब भी उन दोनों के बीच में ही है। और राहुल गांधी साहब ने जो जिस ढंग से शैलजा मैडम के और हुड्डा साहब का हाथ मिलवाया, तो वो भी एक संदेश देने की कोशिश थी कि पार्टी एकजुट है। जाट समुदाय, दलित समुदाय वो इकट्ठा कांग्रेस के पक्ष में वोट देगा। तो देखिए उत्तर हरियाणा में स्थिति तो भाजपा की पहले जैसी नहीं है, लेकिन चुनाव तो आखिरी दिन भी बदल जाता है। आज के दिन कांग्रेस की स्थिति ठीक है। अंबाला छावनी में विज साहब का वर्चस्व है। चित्रा सरवारा मैडम उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं। चुनाव परिणाम 8 तारीख को पता चलेगा। उनके फादर साहब अच्छी स्थिति में वहां अंबाला शहर में लड़ रहे हैं। वो उधर एमपी साहब जो हमारे फूलचंद मुलाना जी की बेटे हैं वरुण चौधरी, वो एमपी हैं और उनकी पत्नी पूजा चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस की स्थिति और मुझे लगता है चित्रांशु जी ठीक है। जगाधरी, अच्छा जगाधरी तो आप यमुनानगर में आ जाएगा। हाँ, नारायणगढ़ के में भी कांग्रेस। हाँ, ये अब मैं अपने जो मैं गया था उस वक्त की स्थिति बताऊं तो यहाँ पर नारायणगढ़ में कांग्रेस मजबूत थी। अंबाला शहर में जो सिटी है वहां निर्मल सिंह की स्थिति काफी मजबूत थी, जो है असीम गोयल के मुकाबले। मुलाना में पूजा चौधरी की स्थिति कांग्रेस की मजबूत है। जो बात अभी अनिल विज साहब और चित्रा सरवारा के बीच की अभी तक्षक साहब ने बताई, कई बार लगा कि जो मैंने वहां पर लोगों से सुना था हूबहू लाडवा और अंबाला कैंटीन दोनों पर जो वहां लोगों से मैंने सुना था, तक्षक साहब की बात करीब करीब वही मुझे लगा कि मैं फील्ड में ही हूँ आज। जो चौधरी मेवा सिंह को लेकर के एग्जैक्टली यही लोगों का रिस्पांस था। और चित्रा को लेकर के तो बहुत भयंकर उत्साह, यहाँ तक कि जब मैं गया था, क्योंकि अभी एक बात तो कहा जो है तक्षक साहब ने कि बड़े पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं अनिल विज, तो खेल हो सकता है कुछ आयन वक्त पर बदल जाए, लेकिन जब मैं गया था उस वक्त एज जो है वो चित्रा के फेवर में था। और मैंने जो देखा, एक उदाहरण बताता हूं,
वहां पर अंबाला कैंट में सदर मार्केट है, वो बड़ा सबसे ज्यादा हमको लगता है क्राउडेड एरिया वही है। तो सदर में एक दिन पहले, जिस दिन हम पहुंचे उसके एक दिन पहले सदर में डोर टू डोर कैंपेन, शॉप टू शॉप कैंपेन का प्रोग्राम जो व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट होता है वो सर्कुलेट किया था चित्रा ने। चित्रा वहां कैंपेन कर रही थी। 80 साल तक के बुढ़े, 80 साल, वो गले में साइकिल पर गले में सीटी बांध करके सीटी बजा रहे थे। सीटी चुनाव चिन्ह था, है चित्रा का। मतलब हालत ये हुई कि अनिल विज ने 1 घंटे पहले, ये मुझे लगता है कि दोपहर के 12 बजे के आसपास की बात होगी, 11 बजे से 10 बजे से ही चित्रा कर रही थी कैंपेनिंग। दोपहर में 12, साढ़े 12, 12 बजे के आसपास एकाएक व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला अनिल विज ने कि मैं भी सदर में ही करूंगा डोर टू डोर। मंडे का दिन था, वहां पर पैठ बाजार लगती है, जो साप्ताहिक बाजार लगती है, वो सब मैं देख के आया। तो उस बाजार में जल्दी से आए और उनके साथ ब्लैक कैट कमांडो, मतलब समर्थक से ज्यादा तो सिक्योरिटी हो जाती है, तो सिक्योरिटी की ही भीड़ दिखती है और पीछे कुछ समर्थक, और आमने सामने दोनों हो गए। और वो वहां पर ब्लैक कैट और सिक्योरिटी वालों के बीच में इधर से सीटी बजा करके, इतनी इतनी बड़ी संख्या थी चित्रा के साथ कि वहां पर चित्रा भारी नजर आने लगी बाजार में, और विज साहब वहां आकर के लगा कि गलती कर दी है। तो ये हालत थी। तो यही एक सीट फंसी हुई है, ये सीट फंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पे नतीजा क्या आएगा, इस पर हम अभी प्रिडिक्शन नहीं करना चाहेंगे। बाकी तीनों पर आगे दिख रही है कांग्रेस। यमुनानगर सर, तक्षक साहब, यमुनानगर जगाधरी, यमुनानगर, सढौरा, ये सब पर क्या हालत है? देखिए, ऐसा है कि सढौरा से तो कांग्रेस की मौजूदा विधायक हैं रेणुबाला। रेणुबाला। हाँ। रेणुबाला विधायक है, और जो ये प्रॉपर यमुनानगर की जो सीट है वहां से घनश्याम दास अरोड़ा लगातार 2 बार विधायक बने हैं, और इस बार वहां तिकोना मुकाबला है। त्यागी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, और आईएनएलडी की तरफ से जो उनके समधी हैं अभय चौटाला के, वहां मुकाबला तिकोना है। और मुझे तो लगता है कि वहां घनश्याम दास के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अरोड़ा साहब के खिलाफ हो सकती है, तो मुकाबला कांग्रेस में और आईएनएलडी में सिमट सकता है लास्ट में। जो पवन सैनी गए हैं नारायणगढ़ में, उनकी सीट नहीं थी, वो लाडवा से विधायक होते थे, अगली बार उनकी टिकट काट दी। इस बार उनको नारायणगढ़ इसलिए भेजा गया कि कहीं टिकट कटने पर नायब सिंह सैनी साहब की वो खिलाफत ना करे लाडवा में, इसलिए उनको नारायणगढ़ भेज दिया गया। नारायणगढ़ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। अब चूंकि पार्टी ने कहा तो वहां लड़ने के लिए पहुंच गए। दूसरा, डीडी जो जय भगवान शर्मा डीडी के नाम से जो है, उनको भी टिकट काट दी गई थी, उनको टिकट नहीं मिली थी, और लेकिन लगा कि अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो भी खिलाफत करेंगे और नुकसान हो सकता है सुभाष चौटाला साहब का और नायब सिंह सैनी साहब का, तो उनको भी टिकट देके भेज दिया गया। जो हरमोहिंदर सिंह चट्ठा थे, उनके बेटे को टिकट दिया है। आपने बताया कि कांग्रेस की स्थिति वहां ठीक है, नीरज जी ने भी बताया। लेकिन अब आप एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी बात करें तो फिर भी मुझे तो कांग्रेस का ही पलड़ा सब जगह भारी लगता है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नायब सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद बदली नहीं है। असल में चित्रांशी जी, मुद्दे जो होते हैं कि किसान परेशान रहा सरकार में, जवान परेशान रहा सरकार में, पहलवान परेशान रहा सरकार में, कर्मचारी जब ओपीएस मांगने के लिए पंचकुला में इकट्ठे हुए तो उन पर डंडे पड़े, सरपंचों को टेंडर प्रणाली लागू करके तंग किया गया। आप देखिए, पंचायत मंत्री खुद कहते थे कि हमें मैदान में जाने के लिए लोहे के अंडरवियर पहनने पड़ेंगे, जनता हमें लठ मारने के लिए तैयार है, और फिर वो कांग्रेस को समर्थन दिया। मतलब जेजेपी के विधायक थे, मंत्री बने खट्टर साहब की सरकार में, फिर वो चले गए, मदद की उन्होंने कुमारी शैलजा की लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस ने जब टिकट के लिए इनकार कर दिया तो वो बीजेपी में चले गए, और बीजेपी के टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सरपंचों की तरफ से उनका जगह जगह विरोध हुआ है, और सरपंचों ने कहा कांग्रेस से कि आपने अगर देवेंद्र बबली को शामिल किया तो हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको शामिल नहीं किया। भाजपा के पास जो सुभाष बराला राज्यसभा में चले गए, इसलिए किसी ने किसी को टिकट देना था, उन्होंने देवेंद्र बबली को टिकट दे दिया। तो अगर मान लो समाज का बहुत सारा तबका अगर सरकार से नाराज था, निराश था, तो सफलता की कामनाएं आशीष जी उतनी कम हो जाती है।
बिल्कुल, जो मेरे पास रिपोर्ट मैंने ग्राउंड की बनाई, उस रिपोर्ट के मुताबिक भी वही जो तक्षक साहब ने कहा करीब-करीब मैच करता है, क्योंकि हम लोग साथ में कहीं नहीं घूमे हैं, लेकिन सब रिपोर्ट करीब-करीब मैच कर रही है। इसीलिए देखना है कि नतीजे क्या होते हैं, इस बार बड़ा रोचक होगा। यमुनानगर की बात की, यमुनानगर में यहाँ पर मेरे हिसाब से अभय सिंह चौटाला के समधी दिलबाग सिंह, ये थोड़ा-सा अपर हैंड पर नज़र आ रहे थे, मजबूत थोड़ा नज़र आ रहे थे यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में। और बाकी सीटें जो हैं, बाकी चाहे वो यमुनानगर में बता ही दिया, जगाधरी में भी कांग्रेस, सढौरा में भी, रादौर में भी, ये सब में जो है कांग्रेस। रादौर एक सीट है, इस पर ज़रा चर्चा करेंगे। इस सीट के बारे में ज़रा चर्चा करेंगे। तक्षक साहब, इसका क्या है स्थिति? इसकी इसमें मुझे 2 जगह से मैंने जो देखा था वहाँ थोड़ी बीजेपी को एज थी, लेकिन फिर कुछ लोगों से बात किया, कहा कि नहीं, बीजेपी को एज नहीं है। मैं तो आशीष जी आपको कहूँगा, अगल-बगल की जो सीटें हैं ना, हाँ, वो प्रभाव डालती हैं। 2 तरीके से किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की जीत होती है। या तो उस पार्टी की हवा हो और सरकार बनने की संभावना हो, या नया उम्मीदवार हो और उसके खिलाफ कुछ कहने के लिए ना हो। वहाँ हुँ, रादौर से राठौर, हाँ, रादौर जो है, मैं तो हाँ, समझता हूँ कि वो मिला-जुला सा है वहाँ। रादौर में स्थिति अभी कोई हम क्लियर कुछ नहीं कह सकते, और रादौर में जाने का मौका भी नहीं मिला आशीष जी। हम तो हाँ। पार्टी की हवा के हिसाब से रादौर की बात कर सकते हैं कि कांग्रेस ठीक मुकाबले में है वहाँ। क्या होगा ये तो नहीं मालूम है। जी, देखिए यहाँ पर मुझे जो थोड़ी जानकारी मिली थी उसमें, और मैं भी गया तो बीजेपी को थोड़ा एज था। मैं चलिए जी, अब नीरज भाई, हम कुरुक्षेत्र से आगे रादौर आते हैं। रादौर में क्या स्थिति है कि रादौर में करणदेव काम्बोज जो हैं वो रादौर से ही टिकट मांग रहे थे बीजेपी का। और हाँ, काम्बोज कम्युनिटी के वहाँ 25,000 के करीब वोट है। हाँ, तो श्याम सिंह राणा को लेके आई है बीजेपी, तो राणा कम्युनिटी मतलब राजपूत कम्युनिटी की वहाँ सिर्फ 6-7 हजार के करीब वोट हैं। तो हुँ, इस बात को लेके सैनी कम्युनिटी में भी 22-23 हजार वोट उनकी हैं, तो उनमें भी नाराजगी थी है, और कंबोज कम्युनिटी में भी नाराजगी है। अभी 2 बड़ी कम्युनिटी हैं, आप दोनों को इग्नोर करके जिनकी 7,000 वोट है उनको टिकट आप दे रहे हैं। और हाँ, करणदेव काम्बोज बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि नायब यहाँ पे श्याम सिंह राणा ना जीते। और हुँ, ये नुकसान सीधा बीजेपी को हो सकता है। और कुछ सैनी कम्युनिटी में, क्योंकि वहाँ पे बिशन लाल सैनी कैंडिडेट हैं, और सैनी कम्युनिटी को लग रहा है कि भई अगर सैनी हार जाता है तो आपकी दावेदारी हल्के पे कम हो जाएगी। तो इस वजह से मुझे लगता है सैनी कम्युनिटी में भी सेंध लगी हुई है वहाँ पे कांग्रेस की बिशन लाल सैनी की। तो ये दोनों फैक्टर नुकसानदेह हैं। हाँ, रादौर जो शहर अर्बन एरिया है, जो शहर का एरिया है, वहाँ पे श्याम सिंह राणा को ज़रूर बढ़त होगी, क्योंकि वहाँ पंजाबी कम्युनिटी काफ़ी है और वहाँ वोट उनके काफ़ी हैं और एक तरफ़ा भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये चुनाव बहुत फँसा हुआ है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि राणा कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी भी पूरी नहीं साथ आ रही थी श्याम सिंह राणा के, हुँ, तो उनको हुँ, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ को भी बुलाना पड़ा है प्रचार के लिए। और बिशन लाल सैनी को मैं कहूँगा कि वो किस्मत के वो धनी हैं। पिछले चुनाव में उनको जब श्याम सिंह राणा को टिकट नहीं मिली थी, तो ये नाराज़ होके इन्होंने करणदेव को हरवा के उनको जितवा दिया था। इस हुँ, बार करणदेव को नई टिकट मिली है, तो उन्होंने वो हरवाने के लिए श्याम सिंह राणा को इनके साथ आ गए हैं। तो हाँ, ये वहाँ पे चीज़ चल रही है, और मुझे लगता है बहुत काँटे की टक्कर है, और थोड़ा-सा बिशन लाल सैनी को लाभ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर एससी कम्युनिटी का वोट, वहाँ बीएसपी के कैंडिडेट हैं जो काफ़ी नुकसान कर सकते हैं कांग्रेस को, हुँ, अगर वो वोट वहाँ नहीं ट्रांसफ़र होता है। हुँ। बिल्कुल, ये आपने पोस्टमार्टम कर दिया। बीएसपी धर्मपाल टिग्गा हैं, अगर नहीं इनको कुछ कर पाए ये कमाल, तो फिर सही नहीं। आपने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। ज़रा कैथल पे आते हैं। नीरज भाई, कैथल पे कलायत, जी। कैथल, पुंडरी, ये कैथल में कुछ सीटें बड़ी चर्चित रही हैं, जैसे पुंडरी है, या कहते हैं कि अभिशप्त है, शापित सीट है। यहाँ पर न कांग्रेस न भाजपा। तो कलायत में भी कुछ ऐसी ही चर्चा इस बार है। कैथल, कलायत और पुंडरी, जरा इसकी हालत बताइए। एक थल में तो सुरजेवाला साहब के जो पुत्र हैं वो अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। और हुँ, वो सीट पहले क्योंकि रणदीप सुरजेवाला हार गए थे, लीलाराम ने हरा दिया था उनको, और वो लीलाराम गुर्जर आईएनएलडी के स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं।
तो वहाँ उनका एक अलग से सिस्टम चलता था, उनकी काफ़ी सेंध थी क्योंकि वो जाट वोट में भी सेंध लगा गए थे, बिकॉज़ ऑफ आईएनएलडी का उनका एक होल्ड था। और अब गुर्जर कम्युनिटी के वहाँ 1-2 गाँव हैं बड़े, और मिहिर भोज का इश्यू भी वहीं पे उठा था। तो मिहिर भोज का इश्यू वहाँ उठने की वजह से लीलाराम गुर्जर का थोड़ा राजपूत कम्युनिटी में विरोध वहाँ ज़रूर है, जिसका फ़ायदा सुरजेवाला को मिल सकता है। क्योंकि वो मूर्ति लग गई थी, तो वो मूर्ति हटी नहीं है वहाँ पे, राजपूत कम्युनिटी ने बहुत एफर्ट किए हैं। वो एक इश्यू है। और दूसरा, सुरजेवाला को लोगों को थोड़ा-सा, ये जो तक्षक जी ने बात बताई है कि जैसे कांग्रेस का थोड़ा-सा माहौल बनता है, तो लोगों को ये लगता है कि यार सरकार बने ना बने, कम से कम हम हमें ये लग रहा है कि सरकार आ रही तो एमएलए कम से कम हमारा सरकार का हो। ये एक फैक्टर थोड़ा-सा कई बार काम कर जाता था, जैसे पिछली बार ये फैक्टर लीलाराम की फ़ेवर में कर गया था काम। अब लीलाराम जी को कल परसों एक स्टेटमेंट देनी पड़ी जो वायरल होगी उनकी, कि भई गुंडागर्दी पे अगर उतर आएँ तो हम भी कोई कम नहीं हैं। तो मुझे लगता है वो शायद जो गुर्जर कम्युनिटी का वोट, वो वहाँ पे वोटर है, उनको एक्टिवेट वो थोड़ा-सा करना चाह रहे थे। शायद वहाँ कहीं, क्योंकि गुर्जर कम्युनिटी भी वहाँ पे इश्यू हो गया था एक सेम से एक इंटर कास्ट मैरिज का, और उसमें चौड़क गाँव एक बहुत बड़ा गाँव है गुर्जर कम्युनिटी का। तो वहाँ से गुर्जरों में नाराज़गी काफ़ी हो गई थी, तो वहाँ की एक महिला को, उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने, तो रोड जाम भी हुआ। तो वो नाराज़गी भी कहीं न कहीं लीलाराम को थोड़ा-सा नुकसान कर सकती है, इनकी खुद की कमी। तो कैथल सीट पे सुरजेवाला मुझे थोड़ा-सा सेफ लग रहे हैं इस बार, क्योंकि वहाँ कोई ज़्यादा और वोट डिवाइड नहीं हो रहा है किसी और में। इधर स्टेट सी फाइट है, तो स्टेट फाइट में थोड़ा-सा फ़ायदा उनको है। उसके बाद पुंडरी में, जैसे आपने कहा, पुंडरी नो डाउट शापित रही है। और अभी जैसे यहाँ पे कैंडिडेट सतवीर भाना को टिकट नहीं दिया गया है, और वो सुरजेवाला के ग्रुप के थे, और वो जाट, और वो एक ही जाट कैंडिडेट जो उस कंस्टिट्यूएंसी में थे, मतलब स्ट्रॉन्ग। और अब वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो 3 वहाँ पे रोड कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं। हालाँकि वो सीट रोड कम्युनिटी ने भी रही है, और ब्राह्मण ने भी वहाँ पे देवेंद्र कौशिक काफ़ी 2-3 बार वहाँ से, दिनेश कौशिक सॉरी, एमएलए बने हैं। तो ये थोड़ा-सा नुकसान मुझे लग रहा है कि दोनों पार्टी को हो सकता है, कि अगर वो दोनों पार्टी के कैंडिडेट सेम कम्युनिटी के हैं, और यहाँ पे सतबीर भाना को थोड़ा-सा एज है, इस वजह से कि वो एक इंडिपेंडेंट तो है ही, वो जाट अकेले कैंडिडेट हैं। और ब्राह्मण कम्युनिटी में भी नाराज़गी इसलिए कि उनको किसी ने टिकट नहीं दिया है। अब वो अगर थोड़ा-सा उधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये बड़ी बात होगी। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बराबर सी स्थिति में है बीजेपी और कांग्रेस दोनों। उसके बाद बिल्कुल आपने ये और तीसरी हाँ, सीट आपने शायद कही कलायत है कलायत की। कलायत सीट पे थोड़ा-सा अलग स्थिति है, और यहाँ तो 4 कैंडिडेट हैं, चारों जाट कम्युनिटी के हैं, और वोट्स मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और इन चारों में थोड़ा-सा कमलेश डांडा को नुकसान है एंटी इनकम्बेंसी का, और वो नो डाउट उनको नुकसान हो भी रहा है, ग्राउंड पे दिख भी रहा है वो। दूसरा, फिर वो डांडा गोद से दूसरे एक और कैंडिडेट आ गए हैं, जो अनुराग डांडा हैं आम आदमी पार्टी के। तो वो भी कमलेश डांडा के लिए ही थोड़ा-सा क्योंकि सब कास्ट भी यहाँ पे बहुत मायने रखती है। उसके बाद मुझे थोड़ा-सा लगता है कि लोगों में थोड़ी-सी सिम्पैथी शायद रामपाल माजरा के लिए वहाँ पे हो, एनएलडी से जो लड़ रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से बाहर रहे हैं, और उनकी एक छवि बढ़िया है अपनी, और लोगों उनकी तरफ ना, मतलब झुकाव है कि ये ठीक आदमी है, और चलो नहीं बन पा रहा है, तो वो थोड़ी-सी बेचारा टाइप स्थिति मुझे लगता है कि उनकी फ़ायदा कर रही है। बाकी जो विकास सहारण हैं जेपी के बेटे, जेपी साहब बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, सहारन तो बिल्कुल नए हैं इस काम में, तो जेपी ज़ोर तो बहुत लगा रहे हैं उनके लिए। अब पता नहीं कांग्रेस का वोट उनको जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये सुरजेवाला का गढ़ है, और सुरजेवाला वहाँ पे अपना कैंडिडेट भी दे रहे थे, लेकिन नहीं उनको टिकट मिला। तो वो कांग्रेस का वोट अगर वो जाता है क्योंकि जेपी खुद भी आ रहे हैं यहाँ से, अब पता नहीं वो बेटे को जितवा पाएँगे कि नहीं, ये थोड़ी-सी देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये जो हमारे पास है, अब मैं अपनी रिपोर्ट भी बता दूँ, पुंडरी में इंडिपेंडेंट, फिर से ये पुंडरी ऐसी है, सरकार किसी की बने, यहाँ पर हवा का असर नहीं होता, ये उल्टा यहाँ पर हवा बहती है। सरकार किसी की बने, कहते निर्दलीय हम जिताएँगे जी, हम किसी को नहीं विधायक बनाएँगे। तो पुंडरी में कुछ वैसा ही फिर लग रहा है। कैथल में रास्ता काफ़ी साफ है, जिस क्योड़क गाँव की चर्चा की अभी नीरज भाई ने, मैं उस क्योड़क गाँव में गया था। वो बहुत बड़ा गाँव है, और उसके लिए उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि उस गाँव को खट्टर साहब ने गोद लिया हुआ था, वो गोद से उतरे नहीं है अब तक गाँव।
उस गांव में अद्भुत है, वो पशुओं के लिए एक रिसर्च सेंटर मतलब अस्पताल बन रहा था कि करनाल जाना पड़ता है या हिसार, पूरे हरियाणा में पशुओं को के लिए, उनके इलाज के लिए, दोनों बहुत दूर है। अगर ये बन जाता कैथल में, केवड़क में, तो कई जिलों के लिए बड़े नजदीक में हो जाता है उनके, और सभी वहां पर जो है पशुपालक हैं, हरियाणा में पशुपालक तो करीब करीब गांव में हर किसान है। वो करोड़ों रुपए खड़ा बर्बाद करके वैसे को वैसे खड़ा है, बोर्ड तक नहीं है, झाड़ियां उग गई हैं, पानी लगा है, जो इमारत बनी थी वो ढह रही है खुद ब खुद, अपने ही बदहाली पे रो रही है। तो क्योड़क गांव में भयंकर नाराजगी है, भले वो गुज्जरों का गांव है, लेकिन वहां पर नाराजगी है भाजपा को लेकर बहुत ज्यादा, और विधायक से ज्यादा तो खट्टर से नाराज हैं सब, भयानक नाराज हैं। तो कैथल में सुरजेवाला के बेटे का रास्ता थोड़ा सा दिख रहा है क्लियर होता हुआ। कलायत में जेपी का बेटा फंसा हुआ है, वहां पर भी निर्दलीय रामपाल माजरा, जो कहा नीरज भाई ने बिल्कुल सही, हमारी भी यही रिपोर्ट है, बहुत सारी चीजें मैच हो रही हैं, इसीलिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और पुंडरी का हमने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, करनाल पर जरा हम दोनों लोगों की राय लेंगे। तक्षक साहब जरा करनाल पे फटाफट, निरोखरी, इंद्री, करनाल, घरौंदा और असंध, क्या है आपके पास की रिपोर्ट? मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में ठीक ठाक है तो करनाल की सीट है, घरौंडा की सीट। बाकी सीटों पर करनाल में कांग्रेस आगे है, और करनाल में भी जो सुमिता सिंह चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार विधायक रह चुकी हैं, और इस बार संभावना यही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है तो सुमिता सिंह चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का खट्टर साहब का इलाका रहा है, खुद नायब सिंह सैनी साहब भी बाई इलेक्शन में जीत गए थे, और पंजाबी बहुल वोटर जो हैं, हालांकि सुमिता सिंह भी जाति से जाट हैं, लेकिन शादी विर्क से सरदार से की है, तो पंजाबी हैं एक तरह से वो भी आदि। और लड़ाई वहां कांटे की, अगर भाजपा कहीं मुकाबले में है तो 2 ही जगह पर है। एक घरौंडा है, जहाँ जो विधायक हैं कल्याण साहब, वो भले और उनकी अच्छी छवि है, और दूसरी तरफ जो करनाल की सीट है, जो शहरी क्षेत्र है, भाजपा का वहां प्रभाव रहा है। बाकी बाकी सीटों पर मुझे लगता है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। एक मैं आपको, आशीष जी, वो जो बीच में रादौर की जो आप बात कर रहे थे, रादौर में क्या है कि रादौर में मूल पार्टी का व्यक्ति नहीं जीतता किसी से, फिर आगे खड़ा दूसरी बार किसी और पार्टी से टिकट ले लेता है। रादौर में मैं आपको उस समय बताना चाह रहा था, लेकिन ये जो इस समय भाजपा के उम्मीदवार हैं, राणा साहब, इनको टिकट दे दी इनेलो ने, और टिकट देने के बावजूद ये पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए। इनको टिकट मिल गई तो कर्णदेव कंबोज छोड़ गए, और ना केवल छोड़ गए बल्कि वो तुरंत कांग्रेस में शामिल हुए, और उन्होंने कहा मेरा इरादा इंद्री और रादौर दोनों सीटों से भाजपा को चुनाव हराने का है, और कोशिश में लगे हुए हैं वो। पहले वो इंद्री से जीते थे, कर्णदेव कंबोज, फिर रादौर से टिकट मिली, तो राणा साहब ने, उनका आरोप था कि राणा साहब ने मुझे चुनाव में हरवाया है, इस बार हरवाने की बारी मेरी है, मैं राणा साहब को चुनाव हराऊंगा। यानी कि वहां एक तरह से बीजेपी वर्सेस बीजेपी था, और वो जिताने के लिए नहीं था, हराने के लिए था। तो मुझे नहीं लगता कि राणा साहब। करनाल, करनाल एक बार फटाफट आपका क्या है रिपोर्ट करनाल को लेके? सारी सीटें निरखड़ी, इंद्री, हाँ। आशीष जी, करनाल में देखिए क्या स्थिति है कि करनाल की 4 सीटें, 5 सीटें, एक ही डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सीटें 5 हैं। तो करनाल में सबसे ज्यादा तो हमें थोड़ा सा लगता है कि इंद्री कंस्टिट्यूएंसी जो है, इंद्री में पिछली बार मार्जिन बहुत कम था, और इस बार राकेश काम्बोज को एडवांटेज ये है कि बीजेपी से काम्बोज नाराज थे कर्णदेव का टिकट कटने के बाद, और वो बीजेपी उसके भाई को भी ज्वाइन कराया है पीछे, सतपाल काम्बोज को, और लेकिन वो बात बन नहीं पा रही है। तो राकेश काम्बोज की तबीयत खराब होने के बावजूद उनकी कैंपेन बहुत अग्रेसिवली चल रही है, उनकी बेटी संभाल रही है, तो वो मुझे लगता है काफी मजबूत स्थिति में है इस बार। और उसके बाद आप घरौंडा में आ जाइए, हरविंदर कल्याण की अपनी इमेज बहुत बढ़िया है, और बाकी उनको रोड कम्युनिटी का वोट बहुत मिलता है वहां पे। इस बार थोड़ा सा हरविंदर कल्याण जी को क्या नुकसान हो रहा है कि पहले वहां पे थोड़ा सा नरेंद्र सागवान नुकसान कर जाते थे, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, और जाट वोट भी वहां काफी है। वो तो इस बार वो सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि
नाराज तो वो थे, लेकिन हुड्डा साहब ने उनको मना लिया है और वो कैंपेन उनके लिए कर रहे हैं और जाटों को वो थोड़ा बहुत साथ लेके आए हैं। वहाँ त्यागी कम्युनिटी का भी वोट है, वहाँ पे राजपूत कम्युनिटी का भी है। तो हालाँकि राठौर साहब की जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उतनी पकड़ नहीं है उस हलके में, वो क्योंकि वो एक बाहर ही ज़्यादा रहते हैं, वो हलके में ज़्यादा सा नहीं आ पाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि भई ये तो बरसाती के मतलब जैसे इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं, तो वो थोड़ा-सा एक नुकसान कहीं कहीं न कहीं उनको कर रही है। हरविंदर कल्याण इस मामले में उनको पता है कि हल्का वो नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा-सा कांग्रेस के फ़ायदे की सॉरी बीजेपी के फ़ायदे की है। बाकी करनाल शहर में सुमिता सिंह काफ़ी बढ़िया कैंपेन कर रही है और काफ़ी अच्छा उनको फ़ायदा हो रहा है और राहुल गांधी का जो वो डोंकी वाला मामला था, उसका काफ़ी फ़ायदा इनको यहाँ मिल रहा है और ये इश्यू बहुत प्रोमिनेंट है इस और वो जो 5-7 गाँव हैं, काछवा गाँव भी ऐसे इसमें आता है, जो खट्टर साहब ने गोद ले रखा था। उस गाँव से हज़ारों लड़के डंकी से बाहर गए हुए हैं, तो डोंकी एक बहुत बड़ा इश्यू है इस एरिया में और सुमिता सिंह को यहाँ पे पंजाबी और वो जाट दोनों कम्युनिटी का क्योंकि वो बहू हैं उस कम्युनिटी की और वो जाट कम्युनिटी से हैं, तो वो दोनों फ़ायदे उनको मिल रहे हैं। थोड़ा-सा अगर जो ये मेयर हैं रेणुबाला गुप्ता, ये पता नहीं अब जो मुझे थोड़ी-सी इंटरनल जानकारी है कि उतना ओपनली सपोर्ट नहीं कर रही हैं जगमोहन आनंद को बीजेपी के। क्योंकि कहीं न कहीं उनको रहता है कि अगर ये कामयाब हो जाता है तो ज़िंदगी भर के लिए फिर वो पक्के कैंडिडेट हो जाते हैं। तो भई आगे के लिए भी अगर फ्यूचर देखें, तो शायद वो थोड़ा बहुत नुकसान अगर कर दें बीजेपी को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद और असंध ये में नीलोखड़ी और असंध। हाँ, असंध में स्थिति ठीक है, अब थोड़ा-सा वो जीलेराम शर्मा के आने की वजह से इंडिपेंडेंट तो बीजेपी बहुत मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और बीजेपी को नुकसान इस बात का भी हो रहा है कि कोई इनके पास अब टर्बन्ड सिख उस तरह से मतलब जो सिख फेस कोई वो नहीं बचा है और वो जो वहाँ पे अपने बख्शी सिंह विर्क थे, वो भी अब कांग्रेस में आ गए हैं घूम फिर के। तो वो एक नुकसान कहीं न कहीं हो रहा है और खट्टर साहब ने यहाँ पे वो जो डाचर गुरुद्वारा वाला इंसिडेंट हुआ था, भिंडरांवाला का वहाँ पोस्टर लगा था, वो वहाँ नहीं गए थे उस गाँव में, तो वो और फार्मर एजिटेशन का गढ़ रहा है ये असंध एरिया। यहाँ पे सिख काफ़ी हैं और ये गढ़ है उसका, तो ये बहुत मुझे लगता है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल सीट है ये। इसके बाद नीलोखेड़ी में हालाँकि कैंडिडेट कांग्रेस का बढ़िया नहीं माना जा रहा था वहाँ। और ये कहा जा रहा है कि भई चलो सिटिंग एमएलए तो हैं धर्मपाल गोंदर लेकिन कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं। लेकिन अब घूम फिर के लोग यही कहते हैं कि जैसे तक्षक साहब ने कहा कि जब हवा चलती है तो थोड़ा-सा वो हवा के साथ लोग चल पड़ते हैं। और कबीरपंथी का नुकसान ये है कि कबीरपंथी की अपनी कम्युनिटी वहाँ इतनी नहीं है, जितनी 30,000 वोट हैं धर्मपाल जो गोंदर है उनकी कम्युनिटी से वहाँ। तो 30,000 वोट वो हो जाते हैं तो थोड़ा-सा रोड कम्युनिटी अगर मतलब डिवाइडेड भी रहता है तो ब्राह्मण कम्युनिटी का वहाँ बहुत वोट है। तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है इस बार। तो ये 2-3 फैक्टर हैं। अब नीलोखेड़ी में स्थिति पहले मुझे काफ़ी लग रहा था कि शायद कमज़ोर है यहाँ पे कांग्रेस, लेकिन अब मेरी पीछे मैं विज़िट भी करके आया हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा फ़र्क लग रहा है अब और वो कांग्रेस की तरफ झुकाव उनका बढ़ रहा है। अच्छा, अब कांग्रेस की तरफ बढ़ चुका है झुकाव। चलिए, जी, जी, इसका फ़र्क मतलब है। कुछ फ़र्क हाँ, कुछ फ़र्क हमारे आने के बाद अब तक कुछ हुआ है क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट थी उसमें नीलोखेड़ी में बीजेपी को एज था, इंद्री में कांग्रेस को एज था, करनाल में तो उस समय भी सुमिता सिंह जो है ऊपर नज़र आ रही थीं। घरौंडा में कांग्रेस को था, असंध में कांग्रेस को था, गोगी जो है काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे थे। ये वहाँ की एक स्थिति और उस समय भी थी। एक और कारण आशीष जी ये है कि जैसे तक्षक साहब ने अभी बताया ना कि सरपंचों वाली जो बात है, यहाँ पे ना दूसरी बड़ी कम्युनिटी जो है रोड कम्युनिटी है। और हाँ। मोस्टली गाँव में जो रोड कम्युनिटी के गाँव है तो सरपंच भी रोड कम्युनिटी से बने हुए हैं। तो वो सरपंच नाराज़ हैं। तो हुँ। सरपंचों की नाराज़गी बीजेपी को इसलिए वहाँ पे भारी पड़ सकती है कि वो रोड कम्युनिटी भी इनसे छिटक रही है। हुँ। पानीपत पे आते हैं, पानीपत और सोनीपत फटाफट निपटाते हैं। नीरज भाई आप ही से शुरू करते हैं। पानीपत फटाफट जो है बता दीजिए पानीपत के पानीपत रूरल, सिटी, इसराना, समालखा। देखिए पानीपत मतलब हम सिटी से शुरू करें तो पानीपत सिटी में विसा का थोड़ा-सा विरोध है और हालाँकि हुँ, वरिंदर शाह उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दे पाई है कांग्रेस। और हुँ, शुरू में थोड़ा-सा हमें लग रहा था कि जो रोहिता रेवड़ी फॉर्मर एमएलए हैं, वो कांग्रेस छोड़ गई हैं इलेक्शन से हुँ, पहले टिकट ना मिलने के बाद और उनका नुकसान शायद कांग्रेस को होगा, लेकिन नहीं, उसका नुकसान दोनों को हो रहा है और बीजेपी को ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हैदराबादी कम्युनिटी वहाँ बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था, जिससे रोहिता रेवड़ी आती हैं।
अब वो वोट बैंक उनसे छिटक के मोर्चा रेवड़ी पे जा रहा है और उसका नुकसान सीधा बीजेपी को लग रहा है। और वीरेंद्र शाह को थोड़ा-सा फ़ायदा है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि पानीपत में इश्यूज़ बहुत हैं। वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, इंडस्ट्रियल सिटी है और लेबर का ये सब बहुत पंगे हैं वहाँ पे, और तो वो फ़ायदा सीधा का सीधा मतलब एंटी इनकम्बेंसी है और वो रूलिंग के खिलाफ ही जाती है। उसके बाद आप पानीपत रूरल में आ जाइए। पानीपत रूरल में सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी से रविंदर साहब, रविंदर महिपाल डांडा, सॉरी। महिपाल ढांडा, महिपाल महिपाल डांडा ढांडा। का थोड़ा-सा इस बार ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं विजय जैन, जो कांग्रेस से टिकट माँग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो फ़ायदा कर रहे हैं। और अब तो सुनने में ये आ रहा है कि विजय जैन शायद ये भी एक पुंडरी की तरह कुछ ऐसी कहानी ना गढ़ दे पानीपत रूरल भी, कि यहाँ पे, क्योंकि विजय जैन का जो है वो उनका इंडस्ट्रियल, वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में बहुत होल्ड है। तो वहाँ लेबर और ये क्लास बहुत ज़्यादा है उस एरिया में, तो वो थोड़ा-सा फ़ायदा, और जैन कम्युनिटी का भी बहुत वोट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कांग्रेस और उनका कैंडिडेट सचिन कुंडू इतना मजबूत नहीं है, हालाँकि वो टिकट सीधा ले आया, लेकिन वो मजबूत कैंडिडेट नहीं है। हुड्डा साहब वहाँ जोर बहुत लगा रहे हैं, लेकिन अगर विजय ये जैन वहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट होता तो एक तरफ़ा मुकाबला था। एक एक तरफा तरफ़ा था। ही सीधा कंटेस्ट था ये। तो ये थोड़ा-सा नुकसान है। उसके बाद आप इसराना में आ जाइए। इसराना में अगर बीजेपी को सिटिंग एमपी को टिकट देना पड़ा है, तो सीधी-सी बात है कि बीजेपी के पास वहाँ कोई और मजबूत कैंडिडेट नहीं था। तो अगर वो कृष्ण पंवार को लेके आए हैं, जो राज्यसभा एमपी हैं, 2022 में एमपी बने थे। तो ऐसी स्थिति में भी मुझे लगता है कांग्रेस वहाँ मजबूत है। क्योंकि कृष्ण पाल अगर एक बार, हालाँकि उनका हल्का रहा है, वो कई बार वो वहाँ से एनएलडी के टाइम में भी एमएलए बने, मंत्री भी बने। लेकिन वो फिर अगर आदमी हल्का छोड़ देता है तो थोड़ा-सा लोग पैर जमा लेते हैं दूसरे, तो ये वहाँ पे एक स्थिति बनी हुई है। उसके बाद संभालखा में आपको पता है कि अब धर्म सिंह छोक्कर के पास अभी के ऊपर ये केस चला हुआ है। कल हाई कोर्ट से भी इन्होंने कहा है, हाई कोर्ट ने परसों कह दिया कि भई इसको या तो सरेंडर करे या अरेस्ट करे। तो ज़्यादा सी मजबूत स्थिति में बीजेपी वहाँ नहीं है, क्योंकि धर्मपाल जो जो धर्म सिंह छोक्कर है, वो बहुत इलेक्शन लड़ने का माहिर है। और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ता है, तो उसको हराना इतना ईज़ी नहीं है बीजेपी के लिए। हालाँकि कैंडिडेट वो भी बहुत मजबूत लेके आए हैं, भड़ाना साहब को, लेकिन वो फिर भी धर्म सिंह छोक्कर की पकड़ ज़्यादा तो मैं, मेरे पास जो रिपोर्ट है बता दूं, समालखा धर्म सिंह छोकर छोकर के बारे में वहां लोग कहते हैं कि इनके घर पे गया हुआ कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। किसी भी काम के लिए चला जाए, शादी है, ब्याह है, बिटिया जो है वो रिश्ता होने वाला है, कुछ भी हो जाए। तो बाकी ईडी और एजेंसियां क्या करती हैं वो अलग है। जनता तो ये देखती है ना कि धर्म सिंह छोकर के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं। धर्म सिंह छोकर बहुत मजबूत है, सरेंडर करते हैं या गिरफ्तारी होती है तो वक्त बताएगा। इसराना में मामला कांटे का है, क्योंकि कृष्णलाल पवार वहां बड़े मजबूत राजनेता के रूप में रहे हैं, पुराने हैं। बलबीर सिंह लेकिन कांग्रेस की वजह से सिर्फ फाइट में है। पानीपत में ये अभी मैं समझूंगा इस सीट को लेकर के, मुझे तो लग रहा है कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसमें रोहिता चुनाव निकाल रही है। ये भी मेरे पास है कि खबर, और मैं रहा पानीपत गया, वहां लोगों से मिला जुला कि वहां पर ये विज साहब तो तीसरे पर, जो भाजपा के विधायक हैं, इनको तीसरे पर वहां लोग बता रहे हैं। मुकाबला कांग्रेस में और कांग्रेस का टिकट मांगने वाली निर्दलीय में है, तो वो आगे है। और विजय जैन को लेकर के भी बड़ा, विजय जैन में और महिपाल ढांडा में कांटे का मुकाबला है। ये डमी कैंडिडेट सचिन कुंडू, कांग्रेस ने कम से कम 10 टिकटों में बहुत बड़ा खेल कांग्रेस में हुआ था। उसमें 3-4 पे तो मैंने पहला एपिसोड टिकट बंटवारे के वक्त ही किया था। उसी में से, उसी खेल में से एक खेल सचिन कुंडू, ये ग्रामीण में इनका घर भी नहीं पड़ता है, इस असेंबली में, इस हल्के में बाहर है। सचिन कुंडू को दीपक बावरिया की कृपा से टिकट भी मिल गया था। और यहाँ विजय जैन जो पार्षद हुआ करते थे, पार्षद के रूप में इनका जो काम धाम था वो बड़ा लोगों को जोड़ा है। जैसे छोकर साहब हैं तो ये पार्षद थे विजय जैन, इनके पास अगर कोई चला गया है तो ये, अगर पार्षद के फंड से नहीं हो सकता है तो ये सरकारी तरीके में नहीं कि चलो सरकारी हम आप लाओ, एप्लीकेशन लाओ, दस्तखत कर देते हैं। फिर तो 5 साल दस्तखत करके घूमती रहेगी फाइल, 5 साल बाद अगले चुनाव में फिर आदमी आएगा। तो ये उससे अलग हट करके इनका था कि अगर काम नहीं हो रहा है तो चलो भैया
मैं अपने वाले फंड से इससे कर देता हूँ, जो हमारा पार्षद का फंड है। उस फंड से नहीं हो पा रहा है तो मैं पर्सनल खड़ा हूँ, मेरे पास मेरे जेब में भी कुछ है व्यवस्था, मैं उसी से कर दूंगा। ये इस तरीके की राजनीति विजय जैन की रही। कांग्रेस ने टिकट न दे करके शायद बहुत बड़ी, क्योंकि जो कहा नीरज भाई ने, यहाँ पर एक तरफा चुनाव हो जाता अगर विजय जैन को टिकट मिला होता। कांटे का मुकाबला है, लेकिन विजय जैन भारी पड़ रहे हैं। जो महिपाल ढांडा को सामने सचिन कुंडू को देख करके जो खुशी हुई थी, वो खुशी गायब हो चुकी है, अब पसीने छूट रहे हैं। तो यहाँ की भी हालत, निर्दलीयों को 2 सीट, पानीपत में 2 सीटों पर निर्दलीय ऊपर हो सकते हैं, 2 पर, और बाकी 2 पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। अब आखिरी जिला जो इस एपिसोड का है, फटाफट निपटाते हैं, लंबा एपिसोड होता जा रहा है। सोनीपत सर, तक्षक साहब, सोनीपत, गन्नौर, राई, कौन आगे? देखिए, सोनीपत में तो जो कांग्रेस के मेयर थे निखिल मदान, वो आखिरी समय में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और कविता जैन की टिकट कट गई। कविता जैन 2 बार वहां चुनाव जीती हैं। तो इस पे डिपेंड करेगा कि जो वैश्य समुदाय है, जो भाजपा का समर्थक माना जाता है आमतौर पर, कविता जैन की टिकट कटने पर कविता जैन और राजीव जैन अंदर खाते भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, ये रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिले हुड्डा साहब के प्रभाव वाले जिले हैं, और अगर इन तीनों जिलों में भी हुड्डा साहब को उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिलता, तो फिर कांग्रेस मजबूत कैसे होगी। तो मुझे तो लगता है कि गोहाना से 4 बार जो जगबीर मलिक चुनाव जीतते रहे, उनकी जगह जो रोहतक से हार गए थे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनको टिकट दिया है। राहुल गांधी गोहाना में आ चुके हैं, हुड्डा साहब का अपना प्रभाव है, तो टक्कर तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। जो कन्नौर की सीट है, उसमें रमेश कौशिक के भाई हैं देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा, जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके बीच में देवेंद्र कादियान आ गए हैं। कादियान को टिकट की, भाजपा की टिकट चाहते थे, नहीं मिली, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश हो सकती है कि 2 ब्राह्मण लड़ रहे हैं और जाट बहुल सीट है, तो वहां से अगर कादियान इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का नुकसान करेंगे। इस सोच के साथ उनको उतारा गया है। राई में कृष्णा गहलोत पहले मंत्री बंसीलाल जी की सरकार में रह चुकी हैं, भाजपा में मार्केटिंग बोर्ड की चेयरमैन रह चुकी हैं, अच्छे आर्थिक तौर पे मजबूत हैं, और वहां जयतीर्थ वाल्मीकि जो थे, जो जयतीर्थ दैया जो थे, पहले विधायक रहे थे, उनकी टिकट कट गई तो वो नाराज हो गए, कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो ऐसी सूरत में कृष्णा गहलोत का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। निखिल मदान जो कांग्रेस से सोनीपत में जीते थे 84, मुझे लगता है कि वहां छापा पड़ा सुरेंद्र पवार के यहाँ, सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी हुई, हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध गिरफ्तारी है, तो एक सहानुभूति का वोट मौजूदा जो विधायक थे सुरेंद्र पवार, उनके हक में मुझे लगता है पलड़ा भारी है। और देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा जो गन्नौर से हैं, उसमें देवेंद्र कादियान कितने वोट काटते हैं जाटों के, उस पर डिपेंड करेगा। गोहाना की सीट आमतौर पर कांग्रेस की रही है, और वही जो विधायक जगबीर सिंह मलिक हैं, हुड्डा साहब का समर्थन है, राहुल गांधी जी वहां आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा की तुलना में हो सकता है कि जगबीर मलिक की ही गाड़ी फिर से पार लग जाए। तो सोनीपत की जो सीटें हैं, मुझे तो लगता है हुड्डा साहब के प्रभाव वाली है और कांग्रेस को वहां फायदा मिलने की उम्मीद। गोहाना में तो टिकट बंटने से पहले से ही विरोध हो रहा था, भाजपा के प्रत्याशी का टिकट बाद में मिला, विरोध पहले शुरू हो गया था, पुतले पहले फूंक दिए गए थे। नीरज भाई, सोनीपत का एक बार एक एक सीट का हाल बता दीजिए फटाफट। सोनीपत का गोहाना से ही देख लेते हैं आशीष जी। गोहाना में देखिए, योगेश्वर दत्त टिकट मांग रहे थे, और वो उनका गांव भी इसमें उसी कंस्टिट्यूएंसी में आता है, तो वो बहुत बड़ा गांव है, और वहां पे ब्राह्मण वोट काफी है वैसे तो, लेकिन वो अरविंद शर्मा के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि वो नए कैंडिडेट हैं उस एरिया में। और दूसरा, जाट वोट वहां पे थोड़ा सा लग रहा था कि नुकसान हो सकता है, जैसे यहाँ पे हर्ष शिकारा, वो एक एक्टिविस्ट जो लड़ रहे हैं चुनाव इंडिपेंडेंटली, तो वो शायद नुकसान करे, लेकिन नुकसान ग्राउंड पे उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जाट कम्युनिटी थोड़ा सा ये डिसाइड कर लेती है कि हमें किसको जिताना है। जो बाद में उनको लगता है कि भाई ये सरकार भी आ रही है और माहौल बना हुआ है, तो क्यों हम खाई में रिस्क लें, जब उन्होंने पिछली बार भी उनको जिताया हुआ है। तो उसके बाद एक दूसरी सीट है बड़ौदा। बड़ौदा सीट का क्या हिसाब किताब है कि इस सीट पे
कपूर सिंह नरवाल जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस का, और वो कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है। हालांकि वो भी नरवाल गोद से ही लेके आए हैं इंदुराज को। तो वो थोड़ा सा वहां पे कांग्रेस फटी हुई है, मतलब दोनों दोनों धड़ों में, और वो थोड़ा सा नुकसान की स्थिति में कांग्रेस वहां पे है। ऐसी स्थिति में लोग तो कपूर सिंह नरवाल को काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बता रहे हैं। अब यहाँ पे वो पानीपत, कहीं पानीपत सिटी वाली स्थिति ना हो जाए, जैसा आपने कहा। उसके बाद राई का ठीक बताया अपना, जो मेरे मतलब मेरी जो कैलकुलेशंस हैं उसके हिसाब से रक्षक साहब का ठीक प्रिडिक्शन है राई के बारे में, क्योंकि कृष्णा गहलोत काफी मजीब पॉलिटिशियन है। और सुनने में आया था कि शायद कांग्रेस भी उनको ट्राई कर रही थी कि शायद वो अगर पार्टी में आ जाएं तो, लेकिन वो नहीं गई हैं। तो वो सीट काफी मतलब बीजेपी वहां पे मजबूत है। और सोनीपत, हालांकि हुड्डा का इन्फ्लुएंस रहता है इस एरिया में, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ फंस गई है 2-3 सीटों पे, जिसका नुकसान हो सकता है। और हुड्डा फैक्टर उतना मजबूती से यहाँ नहीं आ रहा है सामने। उसके बाद आप आ जाइए गन्नौर की सीट पे। गन्नौर की सीट में देखिए कास्ट इक्वेशन फंस गई है, और कुलदीप शर्मा हालांकि बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, और उसके उनके मजबूत उनके पास कोई और वहां था भी नहीं। लेकिन वहां पे कांग्रेस बीजेपी का ब्राह्मण कैंडिडेट देना, और फिर एक देवेंद्र कादियान इंडिपेंडेंट, जो काफी खट्टर साहब के काफी क्लोज रहा है जो बंदा, और उसको अचानक से फिर वो इंडिपेंडेंट लड़े। तो इससे सीधे से समीकरण यही जाते हैं कि बीजेपी ने दोनों तरफ खेला है कि ब्राह्मण वोट उधर कट जाए और जाट कैंडिडेट जीत जाए। तो ऐसे कई सीटों में हो रहा है। ये शायद सीट इसी वजह से यहाँ बहुत फंसी हुई है, और अगर हुड्डा का जादू नहीं चलता है तो कुलदीप शर्मा जी के लिए बहुत मुश्किल ये स्थिति मुझे लगती है। तो इसके बाद सोनीपत शहर में उनका सॉरी सुरेंद्र पवार का वापिस आना, और वो भी बेदाग, ये बहुत बड़ा एक मैसेज गया है। और लगते तो पूरे ईडी की सारी वर्किंग पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया है इनके केस से। तो वो एक, हालांकि उन्होंने कैंपेन नहीं छोड़ी थी, और वो पहले तो बात चल रही थी कि अपने बेटे की पुत्र वधू के लिए वो टिकट मांग रहे थे समीक्षा के लिए, लेकिन वो टिकट पार्टी ने डिसाइड किया। तो इन्होंने भी कहा कि मैं ही लड़ूंगा चुनाव। तो कहीं न कहीं इनको पता होगा कि ये बाहर आएँगे और इस तरीके से कमबैक करेंगे, तो वो चीज़ एकदम से बीजेपी को बहुत नुकसानदेह हुआ। निखिल मैदान की एंट्री हालाँकि बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट था बीजेपी का, लेकिन फिर थोड़ा-सा राजीव जैन और कविता जैन का विरोध होना, अंदर खाते वो एक बार कोई आदमी नाराज़ हो जाता है, तो दोबारा से वर्कर्स को वैसा मैसेज नहीं देता है, जैसा वो नाराज़गी के टाइम पे देता है। ये बात आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। अब वो उन्होंने जो करना था कर दिया, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन निखिल मदान को क्यों कविता जैन या राजीव जैन चाहेंगे कि वो जीते? तो ये थोड़ा-सा नुकसान की स्थिति में बीजेपी यहाँ पानीपत सिटी में लग रही है। बाकी ओवरऑल दक्षक जी ने बता दिया है, सोनीपत में भी थोड़ा-सा हुड्डा फैक्टर मुझे इस बार वीक होता लग रहा है। चलिए, ये 33 सीटों पर हुड्डा फैक्टर भी है, कांग्रेस फैक्टर भी है और खट्टर फैक्टर भी है। खट्टर, अब कौन सा फैक्टर नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, यही तो देखने वाली बात है। 33 सीटों पर जो हमने समझा नीरज भाई से, तक्षक साहब से, और जो मेरा आकलन था ग्राउंड पर, ये चाहे सुरेंद्र पवार को लेकर के जो भी नीरज जी ने कहा, या गन्नौर में जो देवेंद्र कादियान को लेकर के, करीब-करीब वही हमने भी ग्राउंड पर देखा था। इन 33 सीटों में ओवरऑल देखें तो 4 सीटें करीब-करीब 2 से 4 ये अन्य के खाते में जाती दिख रही है। अन्य में 1 सीट इनेलो के लिए भी हमने रखी है, इनेलो के खाते में, यमुनानगर की। यानी 4 सीट के करीब जाती नज़र आ रही है। इंद्री भी, वो जो है पुंडरी भी है। एक-एक सीट हमने बताया था, अब रिपीट करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो 4 से 5 सीटें, 3 से 5 जा सकती है। बीजेपी 6 से 8 सीट, 8 सीट, 6 से 8, और कांग्रेस, ये ब्रैकेट है इसके बीच में जो अनुमान है, जहाँ पर कांटे का मुकाबला है उसको देखते हुए, और कांग्रेस इन 33 सीटों में 21 से 24 सीट के बीच हो सकती है, 21 से 24 के बीच में। तो ये 21 से 24, यानी अगर ये 21 से 24 आता है तो यहीं पर ये पहले जो 33 सीटें पहली हमने पार्ट 1 दिखाया है, यहीं पर कांग्रेस को एक निर्णायक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इन जिलों के बाद अगली पार्ट में हम बाकी और 5-6 जिले लेकर के आएंगे, उनकी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। उसमें होगा जींद,
फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, इतने जिलों की तस्वीर हम अगले एपिसोड में लाएंगे, अगले पार्ट में लाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद नीरज भाई, आपने वक्त दिया। और बलवंत तक्षक साहब, मैं बार बार कहता हूँ हम लोग के वरिष्ठ हैं, आपने वक्त दिया, इतना वक्त हमारे साथ गुजारा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपकी सेवा हम फिर लेंगे, आपका टाइम हम फिर थोड़ा आपकी कीमती वक्त में से फिर हम थोड़ी सेंधमारी करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।